नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का आज फिर हमारे YouTube चैनल में। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको न्यूट्रिशन और डाइजेशन के बारे में पढ़ा रहा था, जिसमें हमने एक पार्ट न्यूट्रिशन वाला कंप्लीट कर दिया है और मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स इन सब के बारे में जानकारी दी है। साथ ही साथ आज हम क्या करेंगे, आज जो भी हमारे फूड कंपोनेंट्स थे, जो भी हमारे फूड हमने लिया था, उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पर समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेशन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, पहली चीज़ तो कि व्हाट इज़ डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन को हम किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। और तीसरी चीज़ हम यहाँ पर जानेंगे बेहद इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्री केनाल और उसके पार्ट्स के बारे में, यानी कि आहार नाल और उसके भागों के बारे में आज हम इसमें जानेंगे। आज का वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में न्यूट्रिशन के साथ साथ डाइजेशन प्रोसेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और रेगुलर आते हैं, फ्रीक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं। तो आप अंत तक इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ डाइजेशन, डाइजेशन होता क्या है। तो डाइजेशन क्या है कि हमने फूड में क्या लिया था, हमने फूड में जो हमारा फूड था उसमें क्या था। फूड में हमारा कार्बोहाइड्रेट था, फूड में हमारा बेटा कार्बोहाइड्रेट था, फूड में हमारा प्रोटीन था, फूड में हमारा फैट थे, फूड में हमारा विटामिन्स थी। ये सारी चीज़ें जो है वो हम किसके जरिए ले रहे थे, भोजन के जरिए ले रहे थे। अब इसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये हमारे कैसे मॉलिक्यूल्स थे, ये हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे, जो कि मैंने आपको वहाँ पर पढ़ाया था मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में। यहाँ पर हमको जो डाइजेशन करना है वो सिर्फ मैक्रो मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन करना होता है, क्योंकि जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ब्लड में ऐसे ही एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो हमको तो सिर्फ जो है डाइजेशन किस चीज़ का करना है, डाइजेशन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का करना है, डाइजेशन सिर्फ प्रोटीन का करना है और डाइजेशन सिर्फ फैट का करना है। अब डाइजेशन में करना क्या है, हमने जब फूड लिया तो ये सारी चीज़ें जो थीं वो आपकी कॉम्प्लेक्स स्टेज में थीं। जितनी भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर फूड के जरिए ले रहे थे, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, ये सभी किस तरीके की हैं, ये सभी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, यानी कि जटिल कार्बनिक अणु हैं। ये सभी इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, यानी कि पानी में कैसे होंगे, अघुलनशील होंगे। ये सभी इनडिफ्यूजिबल होंगे, अविसरणशील होंगे। ये सभी इनडिफ्यूजिबल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, इनसॉल्युबल हैं और इनडिफ्यूजिबल हैं। ये जो हमारा फूड है, ये फूड इस तरीके का है कि ये जटिल है, ये अघुलनशील है, अघुलनशील है और अविसरणशील है। मैं दोनों लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अविसरणशील है। अब करना क्या है कि ये जो फूड हमारा है, जो कि कॉम्प्लेक्स है, इनसॉल्युबल है और इनडिफ्यूजिबल है, इस फूड को बॉडी के अंदर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इनसॉल्युबल है तो उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इनडिफ्यूजिबल है तो उसको डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और ये सारी प्रोसेस जो होगी वो किस में होगी, वो होगी हमारी एलिमेंट्री केनाल में। वो हमारी किस में होगी, एलिमेंट्री केनाल में, यानी कि हमारी आहार नाल में ये प्रोसेस होनी है। हमारी आहार नाल क्या है, एक फूड पाइप है जिसके अंदर ये सारी प्रोसेस होनी है। क्या प्रोसेस होनी है कि कॉम्प्लेक्स, इनसॉल्युबल और इनडिफ्यूजिबल फूड को विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, किसकी हेल्प से, एंजाइम्स की हेल्प से हमको कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो कॉम्प्लेक्स फूड था वो हमारा सिंपल हो जाएगा, जो इनसॉल्युबल था वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो इनडिफ्यूजिबल था वो डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जटिल कार्बनिक अणुओं को हम सरल कार्बनिक अणुओं में बदल देंगे, ताकि आसानी से उन कार्बनिक अणुओं का, उन माइक्रो मॉलिक्यूल्स का हमारे ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो सके। तो हमको यहाँ पर एक बात समझनी है कि आखिर हम डाइजेशन जो है वो किस तरीके से करते हैं। तो डाइजेशन में मैंने आपसे एक बात कही
कि डाइजेशन क्या है, व्हाट इज डाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए तो आप सिंपल फॉर्म में कहेंगे कि डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है कि कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल इनडिफिजिबल फूड को इन द एलिमेंट्री केनाल के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, एंजाइमों की सहायता से सिंपल सॉल्युबल एंड डिफिजिबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो प्रोसेस है, बस यही प्रोसेस आपकी क्या है, डाइजेशन है। तो मुझे लगता है कि आप समझ में आ गया होगा कि डाइजेशन प्रोसेस क्या है। तो डाइजेशन प्रोसेस क्या है, मैंने यहां दिया है कि पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल, अघुलनशील, अविसरणशील भोजन को आहार नाल में यानी एलिमेंट्री केनाल में एंजाइमों की सहायता से सरल, घुलनशील एवं विसरणशील अवस्था में बदला जाता है। अब यहां पर दो चीजें आपको समझ में आई कि एक तो हमको डाइजेशन के लिए आवश्यकता है किसकी, एलिमेंट्री केनाल की, और दूसरी हमको डाइजेशन के लिए आवश्यकता है किसकी, एंजाइम्स की। एंजाइम्स क्या होते हैं, यहां से भी आपको ये जानना है क्योंकि ये परीक्षाओं में काफी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स को हम बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं, बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं एंजाइम्स को, यानी जैव उत्प्रेरक, हिंदी में कहेंगे जैव उत्प्रेरक। इनका काम क्या होता है कि जो शरीर के अंदर हमारी रासायनिक क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को ये स्टिमुलेट करते हैं, उन क्रियाओं की रेट को बढ़ाते हैं। तो ये रेट को बढ़ाने और घटाने का काम जो है वो किसका होता है, एंजाइम्स का होता है। वास्तव में ये केमिकल्स हैं, वास्तव में ये केमिकल कंपाउंड हैं। और ये बने किससे हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये एंजाइम्स जो कि जैव उत्प्रेरक कहे जाते हैं ये किससे बने होते हैं, तो ये प्रोटीन के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं जो कि बायोकैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। और ये किसके बने होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं। फंक्शन क्या होता है एंजाइम का, तो फंक्शन आपको एक ही फंक्शन है इनका, और वो क्या फंक्शन है, क्या कार्य है इनका, तो इनका फंक्शन होता है डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन को पचाने का काम करते हैं। तो ये एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन करते हैं। बात समझ में आई आपको। हमने कहा कि डाइजेशन में हमको दो चीजें की रिक्वायरमेंट है। एक तो हमको चाहिए एंजाइम जो क्या करेंगे कि इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, इनको रिएक्शन करके इनको क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमको एंजाइम्स चाहिए। और दूसरी हमको चाहिए जिसमें ये प्रोसेस होगी हमारे बॉडी में, वो एक ऑर्गन है, एक लंबी ट्यूब है जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री केनाल यानी आहार नाल। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स ये शरीर के बायोकैटलिस्ट हैं, जैव उत्प्रेरक हैं। और ये केमिकल कंपाउंड हैं जो किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। इनका काम क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड, इनका काम है भोजन को पचाने का। तो एक चीज तो हमको यहां पर ये समझ में आई कि हमको एक तो एंजाइम चाहिए, एंजाइम समझ में आ गया आपको एंजाइम्स क्या है। दूसरी चीज हमको यहां क्या चाहिए, दूसरी चीज हमको चाहिए एलिमेंट्री केनाल यानी कि आहार नाल। क्योंकि मैंने आपको यहां पर जो परिभाषा बना के दी है क्या है कि पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल, अघुलनशील और अविसरणशील भोजन को आहार नाल में, किसके अंदर, आहार नाल में। ये प्रोसेस कहां होगी, आहार नाल में। किसकी सहायता से, एंजाइमों की सहायता से। एंजाइम के बारे में मैंने आपको बताया एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइमों की सहायता से क्या करना हमको, क्या होता है कि सरल, घुलनशील और विसरणशील अवस्था में बदला जाता है। बस यही डाइजेशन है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम फूड ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये सब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं। हमारी बॉडी में इनकी रिक्वायरमेंट है। कहाँ रिक्वायरमेंट है, अगर हम इनका डाइजेशन नहीं करेंगे तो ये वाटर में ब्लड में सॉल्युबल नहीं होंगे, ये डिफ्यूजेबल नहीं होंगे, तो सेल्स के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे। और हमको इनको पहुंचाना कहाँ है, सेल्स के अंदर पहुंचाना है। तो अब देखो हमको क्या करना है कि इनका हमको डाइजेशन करना है। तो डाइजेशन समझ में आ गया कि व्हाट इज डाइजेशन। बड़ी सिंपल सी बात है कि डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स, इनसॉल्युबल, इनडिफ्यूजेबल फूड को विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एलिमेंट्री केनाल के अंदर क्या करते हैं, इनको सिंपल, सॉल्युबल और डिफ्यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमको समझना है कि जो हमारा जो डाइजेशन है, जो पूरी डाइजेशन की प्रोसेस है, इसके लिए हमने कहा कि हमको क्या क्या चाहिए, यानी कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे।
पहला पार्ट जो है वो क्या है, हमारा एलिमेंट्री केनाल के बारे में है, क्योंकि डाइजेशन की प्रोसेस इसी में होनी है। हमारी आहार नाल क्या होती है, कितने भागों में बटी है, इसके बारे में पहला हम जानेंगे। तो पहला जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें हमको किस पार्ट में बांटा है, हमने एलिमेंट्री केनाल में बांटा है। और जो दूसरा है पार्ट वो क्या है, उसमें हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ेंगे, यानी कि हम पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन पाचक ग्रंथियों से क्या निकलेंगे। मैंने अभी आपको एंजाइम के बारे में बताया था, इन्हीं से वो एंजाइम्स निकलेंगे जो फूड का डाइजेशन करेंगे। तो एक पार्ट हमको यहाँ पर पढ़ना है क्या, एलिमेंट्री केनाल के बारे में, और दूसरी बात हमको यहाँ क्या पढ़नी है, अपनी जो बॉडी में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं यानी कि जो पाचक ग्रंथियां हैं उन पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले एलिमेंट्री केनाल के बारे में समझते हैं। हमारी बॉडी में जो एलिमेंट्री केनाल है, दरअसल जो एलिमेंट्री केनाल हमारी है वो कहां से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है। माउथ के बाद ये माउथ है, माउथ से स्टार्ट होती है, फिर फेरिंग्स गर्दन वाला जो भाग होता है, फेरिंग्स के बाद फिर ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद फिर हमारा स्टमक आ जाता है, और स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस। सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो एनस है। ये हमारा स्टमक है। हिंदी में मैं बता देता हूं, माउथ को हम मुख कहते हैं, फेरिंग्स को हम ग्रसनी कहते हैं, और इस ईसोफेगस को हम ग्रास नली कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। स्टमक को हम आमाशय या पेट कहते हैं, आमाशय कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम कहेंगे छोटी आंत, और लार्ज इंटेस्टाइन को हम कहेंगे बड़ी आंत। ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आती है, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर रेक्टम, और रेक्टम को हम कहते हैं मलाशय, और रेक्टम के बाद फिर एनस आता है, एनस को हम कहते हैं गुदा। तो ये हिंदी में नाम है। यानी कि सबसे पहले हमारा जो एलिमेंट्री केनाल है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, माउथ से होती है, और कहाँ तक जाती है, ये जाती है एनस तक। ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल जो है इसकी लेंथ की अगर हम बात करें, इसकी हम लंबाई की बात करें, तो लगभग ये 6 to 9 मीटर की होती है, 6 to 9 मीटर की होती है। जो ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल है, ह्यूमन की यानी कि मनुष्य की जो आहार नाल है वो 6 से लेकर 9 मीटर तक लंबी होती है। ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल की स्टार्टिंग माउथ से होती है, और एंड पॉइंट जो है इसका वो क्या है, एनस है। माउथ के बाद सबसे पहले माउथ आएगा, माउथ के बाद दूसरा पार्ट इसका कौन सा है, सबसे पहले माउथ जिसे हम माउथ या बकल कैविटी कहते हैं, दूसरा पार्ट फेरिंग्स जिसको मैंने अभी आपसे कहा था कि इसे में ग्रसनी कहते हैं, तीसरा पार्ट होगा इसका ईसोफेगस जिसको हम ग्रास नली कहते हैं, चौथा पार्ट जो है स्टमक यानी जिसको अमाशय कहेंगे हम, पांचवा पार्ट उसके बाद आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, और रेक्टम यानी मलाशय, और लास्ट में आपका एनस यानी कि गुदा। आपको सामने एक फिगर दिख रहा है, एक डायग्राम दिख रहा है, मैंने एक बनाया है, एक कोई व्यक्ति है उसके अंदर की आहार नाल मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहला पार्ट ये माउथ है, उसके बाद ये जो है वो फेरिंग्स है, इसमें दिखाया नहीं है मैंने बना दिया। जो गर्दन वाला हमारा भाग होता है यहाँ फेरिंग्स होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये विंड पाइप और हमारी फूड पाइप दोनों का एक कॉमन पैसेज है, कॉमन रास्ता है। तो ये फेरिंग्स होती है, फेरिंग्स के नीचे आप आएंगे तो ये ईसोफेगस है जो हमारा चेस्ट वाला रीजन होता है, यहाँ से जो जाती है
जब हमारी फूड पाइप जो एलिमेंट्री केनाल जाती है, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं यहाँ पर ईसोफेगस। इसके बाद ईसोफेगस के बाद फिर आ जाता हमारा स्टमक, ये स्टमक दिखाया गया हमारा। स्टमक के बाद फिर आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। हम बारी बारी से इनके बारे में, सबके बारे में जानेंगे। इसको जानने से पहले फिर एक बात और जान लीजिए आप कि जो हमारी माउथ से लेकर और एनस तक जो एलिमेंट्री केनाल है, जो माउथ से स्टार्ट हुई और एनस तक चली, ये दरअसल हमारी जो एलिमेंट्री केनाल है वो 4 लेयर्ड की बनी होती है। इसमें 4 परतें होती हैं। सबसे बाहर वाली जो परत होती है, सबसे बाहर वाली जो एलिमेंट्री केनाल की, जैसे मान लीजिए ये फूड पाइप है, तो ये फूड पाइप जो है वो कितनी लेयर से बना है, 2 लेयर, 3 लेयर एंड 4 लेयर। ये फूड पाइप जो है हमारा कितने लेयर से बना हुआ है, 4 लेयर से बना हुआ है ये। और बीच में ये पैसेज होता है, यानी बीच का ये कैविटी है जिसमें फूड होता है हमारा, यहां पर फूड होता है। तो यहां पर जो बताना चाह रहा हूं मैं, ये बताना चाह रहा हूं कि जो हमारी एलिमेंट्री केनाल है, जो माउथ से लेकर एनस तक फैली हुई है, वो दरअसल उसकी जो है वो 4 लेयर्ड होती है। 4 लेयर्ड में जो सबसे आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर को हम सेरोसा कहते हैं। उसके बाद जो लेयर होती है, मस्कुलर लेयर होती है, इसको मस्कुलरिस कहते हैं। उसके बाद जो तीसरी लेयर होती है उसको हम सब म्यूकोसा लेयर कहते हैं, और जो सबसे इनर लेयर होती है उसको हम म्यूकोसा लेयर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है म्यूकोसा, क्योंकि इसी म्यूकोसा लेयर में आपको वो सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मिलेंगी जिनसे क्या सेक्रीट हो रहे होंगे, आपके एंजाइम सेक्रीट हो रहे होंगे। तो जो हमारी एलिमेंट्री केनाल है वो 4 लेयर्ड होती है, जिसमें जो सबसे इनर लेयर है उसको हम म्यूकोसा लेयर कहते हैं। म्यूकस सेक्रीट करेगी, ये भोजन को चिकना बनाए रखेगी। अंदर जो ये नली है, पाइप में जैसे ग्रीसिंग कर देते ना, तो ये ग्रीसिंग का काम करेगी कि आसानी से कोई चीज जो है, फूड जो है वो नीचे खिसक जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होगी ये आपकी म्यूकोसा। और यही वो म्यूकोसा लेयर है, जब हमारा फूड डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के पोस्टीरियर पार्ट में पहुंचेगा, सबसे पिछले भाग में पहुंचेगा, तो ये म्यूकोसा लेयर जो है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, और उन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम बिलाई कहेंगे। और वहां पर जो भी डाइजेस्टिव फूड है, जो डाइजेस्टिव पार्ट्स हैं, वो क्या किए जाएंगे, एब्जॉर्ब किए जाएंगे, उनको अवशोषित किया जाएगा। तो याद रखना आप, ये म्यूकोसा हमको फिर मिलेगी, कहाँ मिलेगी, जब हम पढ़ेंगे क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे तो हमको म्यूकोसा फिर मिलेगी। आगे चलते हैं। एलिमेंट्री केनाल के बारे में हमने जाना। इसके बाद एलिमेंट्री केनाल में शुरुआत कहाँ से हो रही थी, माउथ से हो रही थी। तो माउथ में सबसे पहले हमारी मुलाकात भोजन की किससे होती है, सबसे पहले मिलते हैं उसको टीथ, हमारे दांत मिलते हैं। दांत कितने होते हैं, दांत हमारे होते हैं 32। आपको मालूम है हमारे टीथ कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दांत, 4 प्रकार के होते हैं। इसीलिए चूंकि अलग अलग आकार और अलग अलग प्रकार के हमारे माउथ में, डेंटाइन में हमारे टीथ होते हैं, इसीलिए ह्यूमन डेंटाइन को हम हेट्रोडोंट कहते हैं। हेट्रोडोंट का मतलब ये होता है कि एक ही प्रकार के दांत नहीं है, बल्कि दांतों के आकार और दांतों की संरचना जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। यानी कि विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाएं जब डेंटाइन में, तो हम उसको कहते हैं, उस डेंटाइन को क्या कहेंगे, हेट्रोडोंट कहेंगे। देखिए ये आपको दिख रहा है, यहां पर एक ही जैसे दांत दिख रहे हैं, तो ये होमोडोंट बोला जाता है। अगर आपको विभिन्न आकार, विभिन्न आकृति के दांत दिखाई दे तो ये कैसा होगा, हेट्रोडोंट। तो ह्यूमन डेंटाइन हेट्रोडोंट होती है, क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे माउथ में, हमारे डेंटाइन में 4 प्रकार के अलग अलग साइज के, अलग अलग आकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के टीथ पाए जाते हैं हमारी डेंटाइन में, तो हम कहेंगे 4 टाइप के। टोटल कितने नंबर ऑफ टीथ होते हैं, 32 नंबर ऑफ टीथ होते हैं। इसके बाद दूसरी चीज, जो हमारी डेंटाइन है उसमें जो टीथ होते हैं, जो हमारी डेंटाइन है वो थीकोडोंट है। अब ये समझिए कि थीकोडोंट क्या है। हमारी डेंटाइन की 3 विशेषताएं हैं कि हमारी डेंटाइन थीकोडोंट होगी, हेट्रोडोंट होगी एंड डाइफायोडोंट होगी। डाइफायोडोंट तो बहुत सिंपल सा आपको बता दें, बचपन में आपके एक बार दांत टूट गए थे और दोबारा से फिर निकल के आए, लेकिन अब अगर टूट जाएंगे तो फिर दोबारा निकलने की कोई संभावना नहीं होगी। तो मनुष्य के दांत ऐसे हैं, कुछ दांत ऐसे हैं जो जीवन काल में 2 बार निकल सकते हैं, और जब
जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं तो ऐसी डेंटाइन को हम कहते हैं डाइफायोडोंट, यानी कि ह्यूमन जो है वो डाइफायोडोंट है, यानी कि हमारा जो डेंटाइन है वो डाइफायोडोंट टाइप की है। हेट्रोडोंट क्यों है? क्योंकि हमारे अलग अलग प्रकार के 4 प्रकार के टीथ पाए जा रहे हैं। अब बात आई थीकोडोंट। थीकोडोंट क्या होता है? ऐसी डेंटाइन जिसका टीथ जो होता है वो किसी ग्रोव के अंदर या हम कहेंगे सॉकेट के अंदर बंद होगा, धसा होगा। ये जो है हमारा क्या है? टीथ है, जो कि एक सॉकेट के अंदर जमा होता है। ये आपके क्या है? मसूड़े हैं। मसूड़ों में क्या होता है? सॉकेट की तरह काम करते हैं, उसमें टीथ जो है ऐसे फंसा होता है। तो अगर सॉकेट के अंदर टीथ फंसा होता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? थीकोडोंट कहते हैं। अगर मान लीजिए कि जो जॉब है उसी से ऊपर लगा हुआ है टीथ, तो उसको हम एक्रोडोंट कहेंगे। अगर मान लीजिए कि जॉब के साइड में बोन से एक टीथ निकल रहा है तो उस कंडीशन को हम प्रोडोंट कहते हैं, प्लूरोडोंट बोलते हैं। और अगर मान लीजिए कंडीशन ऐसी है कि जो टीथ है, जो हमारा टूथ है, वो क्या है? किसी सॉकेट के अंदर फंसा हुआ है, सॉकेट के अंदर फंसा हुआ है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उसको हम थीकोडोंट कहते हैं। अब ह्यूमन डेंटाइन की 3 क्वालिटी, 3 आपको प्रॉपर्टी पता चली क्या? कि ह्यूमन डेंटाइन जो होती है वो थीकोडोंट होती है, ह्यूमन डेंटाइन जो होती है वो हेट्रोडोंट होती है, और ह्यूमन डेंटाइन जो होती है वो डाइफायोडोंट होती है। तीनों के अर्थ समझ में आ गए। टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होंगे बच्चों? टोटल नंबर ऑफ टीथ 32 हैं। और ये टीथ कितने प्रकार के होते हैं हमारी डेंटाइन में? तो 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक होते हैं इंसाइजर। इंसाइजर को हम कृंतक कहते हैं हिंदी में। दूसरे टाइप के हैं केनाइन, तीसरे टाइप के हैं प्रीमोलर, और चौथे टाइप के हैं मोलर। ये नाम है इनके। इंसाइजर जो होते हैं वो उनका काम क्या होता है? कि भोजन जो है उसको काटने का काम होगा। केनाइन, केनाइन क्या होता है? कि ये भोजन को फाड़ने का, टीयरिंग करने का। टीयरिंग का मतलब होता है जैसे मांस खाया, मांस को चीर फाड़ करने का काम जो होता है। तो चीर फाड़ काम करने का किसका है? केनाइन का है। अब जो लोग मांस खाते हैं उनके केनाइन एक्टिव होंगे। जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉग है, लाइन है, जितने भी कार्निवोरस हैं जो मांस पर ही डिपेंड होते हैं, मांस को ही खाते हैं, उन सबके केनाइन अच्छे होंगे। जैसे कि आपने डॉग का देखा होगा कि डॉग जो है अपना केनाइन दिखा देता है। ये आपको दिख रहा है ना, ये केनाइन है इसका। तो ये जो केनाइन होता है ये कौन शेप्ड होता है और कौन शेप्ड टीथ है, और बहुत इंपॉर्टेंट टीथ है क्योंकि टीयरिंग का काम करता है। ह्यूमन के भी पाए जाते हैं दोनों तरफ। आप देखेंगे नुकीले जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे केनाइन होते हैं। इसके बाद आते हैं प्रीमोलर। दाढ़ों से पहले जो हमारे टीथ निकलते हैं उनको हम प्रीमोलर कहते हैं। और लास्ट में, सबसे लास्ट में जो ह्यूमन के निकलती है वो क्या निकलते हैं? मोलर टीथ निकलते हैं। ये ऊपर के टीथ जो हैं ये एडोलसेंस से पहले आपके माउथ में, डेंटाइन में आ जाते हैं। इन्हीं टीथ को हम कहते हैं मिल्क टीथ। कॉमनली इन तीनों को मिलाकर हम मिल्क टीथ कह देंगे, लेकिन शुरुआत जो होती है वो हमेशा इंसाइजर से होती है। सबसे पहले जो निकलते हैं वो इंसाइजर निकलते हैं। और ये जो टीथ है मोलर, इसमें जो 3 होते हैं उसमें जो बीच वाली है उसको हम कहते हैं विजडम टीथ, यानी कि अक्ल की दाढ़। अब यहां पर आपको मैंने जो टीथ बताए हैं 4 प्रकार के, सबसे पहले इंसाइजर को देखिए, ये आपको दिख रहा है। सबसे आगे वाले दांत जो होते हैं वो हमारे इंसाइजर हैं। उसके बाद केनाइन है, उसके बाद प्रीमोलर, और उसके बाद मोलर। इसको समझने के लिए फिर से इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा आपको। देखिए, हमारा ये माउथ है जिसमें 2 जबड़े हैं, इसको हम 4 हिस्सों में बांट रहे हैं। अगर मैं एक हिस्से के सारे टीथ गिन दूं, यहां से लेकर और यहां तक के अगर मैं टीथ गिन दूं और उसमें मैं मल्टीप्लाई 4 का कर दूं, तो डेंटाइन हमारा टोटल नंबर ऑफ टीथ 32 निकल आएंगे। या फिर हम यहां से लेकर यहां तक के टीथ गिन लें और उसमें मल्टीप्लाई 2 का कर दें, तो भी हमारे 32 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे समझने के लिए, हम यहां से लेकर और यहां तक के टीथ को काउंट करेंगे और उनको समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हम एक डेंटाइन अपनी बना के देखते हैं। देखिए, हमारे बॉडी में, हमारे डेंटाइन में कितने प्रकार के टीथ होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहले इंसाइजर थे, दूसरे केनाइन, तीसरे प्रीमोलर और चौथे हैं मोलर। अगर हम अपना ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला देखें, अगर आपको याद है, इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारा क्या होता है? 2123 अपॉन 2123 मल्टीप्लाई
2 इज इक्वल टू 32। ये हमारा ह्यूमन डेंटाइन फॉर्मूला है। ये बना कैसे है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो डेंटल फॉर्मूला है ये कैसे बनता है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको यहां पर डेंटाइन थोड़ी बना के दिखाऊंगा कि इसमें हमारे दो जबड़े हैं, एक ऊपर का जबड़ा है और एक हमारा निचला जबड़ा। थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। इसको हम 4 हिस्सों में बांट लेते हैं, ए, बी, सी एंड डी। सबसे पहले जो है कैसे बनाएंगे कि 2 इंसाइजर इधर होते हैं और 2 इंसाइजर इधर होते हैं। एक केनाइन इधर होगा और एक केनाइन इधर होगा। 2 प्रीमोलर इधर होंगे और 2 प्रीमोलर इधर होंगे। 3 मोलर इधर होंगे और 3 मोलर आपके यहां होंगे। ठीक है, अब जरा इनको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर हम 16 एक जबड़े में हैं तो दोनों जबड़े में कितने होंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो आपके 32 निकल कर आ जाएंगे। वही इस डेंटाइन में किया गया है। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, देखिए समझिए। सबसे पहली बात करते हैं कि इंसीजर की। इंसीजर कैसे हैं, 2 इधर हैं 2 इधर हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, 2 इधर और 2 इधर, ऑब्लिक करके या बटे में हम लिख देते हैं। दूसरा केनाइन, एक इधर, तो कैसे लिखेंगे, एक इधर और एक इधर। फिर उसके बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर को हम कैसे लिखेंगे, 2 इधर और 2 इधर, यानी 2/2। इसके बाद हम मोलर, मोलर को लिखेंगे तो मोलर देखिए कैसे लिखेंगे, 3 इधर हैं और 3 इधर हैं, तो हम 3 इधर और 3 इधर कर देंगे। अब चूंकि हमने यहां से लेकर यहां तक के काउंट किए हैं और हमको पूरी डेंटाइन समझनी है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कितने का कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे कितने हो जाने चाहिए, 32 हो जाने चाहिए। अब जब भी डेंटाइन फॉर्मूला, ये आपका पूरा विस्तृत रूप से डेंटाइल फॉर्मूला है, आपका डेंटल फॉर्मूला जो है ये पूरा विस्तृत रूप से है और इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है एससीए में। जब भी एग्जाम में आता है तो आपको ऑप्शन इस तरीके से दिया जाता है। क्या किया इसमें से, सिर्फ ये हटा दिए इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, जो इसके लिए एम आई एन सी लिखा था ये हटा दिए। ऊपर के देखिए 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, तो वही यहां लिखा है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 मल्टीप्लाई 2 और ये क्या बन गया आपका 32। ये आपका ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला होता है। पहली बात, जो ह्यूमन डेंटाइन है वो थीकोडोंट है। क्यों थीकोडोंट है, क्योंकि जो हमारा टीथ है वो सॉकेट में बंद होता है। दूसरा क्या, जो ह्यूमन डेंटाइन है वो कैसी है, प्लूरोडोंट है, कि हेट्रोडोंट है, कि एक्रोडोंट है। तो हम कहेंगे कैसी है, हेट्रोडोंट है, क्योंकि कई तरीके के दांत, 4 तरीके के दांत हमारे डेंटाइन में पाए जाते हैं। अब ये डेंटल फॉर्मूला हमारा जो होता है वो क्या है, तो डेंटल फॉर्मूला कैसे बना हमारा, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 32। ये डेंटल फॉर्मूला बना कैसे, ये डेंटल फॉर्मूला तो हमने यहां पर समझा कि 2 इंसीजर इधर होते हैं और 2 ही इंसीजर इधर होते हैं। एक केनाइन इधर होता है और एक केनाइन इधर होता है। 2 प्रीमोलर इधर होते हैं और 2 ही प्रीमोलर इधर होते हैं। 3 मोलर इधर होते हैं और 3 मोलर इधर होते हैं। तो हमने इस तरीके से ये डेंटल फॉर्मूला यहां पर बना लिया। अब यहां से डेंटाइन से और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे पूछा जाता है कि मैमल्स में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा टीथ जो हैं मैमल्स में, अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा टीथ किस में पाए जाते हैं। तो अगर हम मैमल्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा टीथ जो हैं वो किस में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा टीथ जो हैं वो घोड़े में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, लगभग 40 से लेकर 44 तक टीथ हो जाते हैं। घोड़े में कितने पाए जाते हैं, 40 से लेकर 44 तक टीथ पाए जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा हैं। किसी भी मैमल में इतने टीथ नहीं पाए जाते हैं। अगर ह्यूमन की बात करें तो हमारे अंदर कितने हैं, 32 हैं। तो सबसे ज्यादा टीथ जो हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा टीथ जो हैं वो किस में पाए जाएंगे, घोड़े के अंदर पाए जाते हैं। और कितने होते हैं, ये 40 से लेकर 44 तक होते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है, तो देखिए जो भी टीथ है हमारा, उस टीथ के ऊपर जो एक कवरिंग है उसको हम इनेमिल कहते हैं।
टीथ को घेरे हुए एक लेयर है, एक कवरिंग है, उसको हम इनेमिल कहते हैं। और ये इनेमिल जो होती है वो शरीर का सबसे कठोर भाग है, शरीर का सबसे कठोर भाग है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए सब शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, तो दांतों के ऊपर पाई जाने वाली इनेमिल जो है वो सबसे कठोर भाग होती है। आगे हमने कहा कि हाथी के जो टस्क होते हैं, हाथी के ये टस्क जो आपको दिखाई दे रहे हैं, हाथी के जो टस्क दिखाई दे रहे हैं यानी कि जो बाहर निकले हुए दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, ये भी क्वेश्चन में आपसे कई बार पूछा गया है। तो ये ऊपरी जबड़े के इंसीजर होते हैं। ऊपरी जबड़े के इंसाइजर जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, हाथी के टस्क बनाते हैं। अपर इंसीजर्स जो हैं वो हाथी के क्या बनाते हैं, टस्क बनाते हैं, जो आपको ये दिख रहे हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि टस्क जो है यानी कि जो दिखाई देने वाले हाथी के दांत हैं वो कौन से दांत होते हैं, तो हम कहेंगे अपर यानी कि ऊपरी जबड़े के इंसाइजर जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, टस्क का निर्माण करते हैं। आगे की बात समझते हैं। सबसे ज्यादा दांत मैंने कहा किसमें होते हैं, मैमल्स में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा दांत किसमें होते हैं, घोड़े में होते हैं। हमारे शरीर में 32 दांत होते हैं। कितने दांत ऐसे हैं जीवन में 2 बार निकलते हैं, तो 20 दांत ऐसे हैं जो जीवन में 2 बार निकलते हैं। टोटल कितने दांत हैं, 32 हैं। 32 में से 20 दांत ऐसे हैं जो जीवन में 2 बार निकलते हैं। इसके बाद आप समझिए कि हमारे अलावा कौन से ऐसे एनिमल्स हैं, कौन से ऐसे जीव हैं जिनके दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं। तो कौन से, चूहा और गिलहरी ये ऐसे एनिमल हैं जिनके दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते। चूहा काटता रहता है चीजों को, इसी वजह से काटता रहता है ताकि उसके दांत घिसते रहें और छोटे बने रहें, नहीं तो क्या होगा, दांत आगे निकले। उसके इंसीजर हमेशा जीवन भर वृद्धि करते हैं। तो चूहा और गिलहरी ये ऐसे एनिमल हैं जिनके दांत जो हैं वो जीवन भर वृद्धि करते हैं। अगला पॉइंट हमने लिखा कि खरगोश में कौन से टीथ नहीं पाए जाते हैं, तो खरगोश के अंदर केनाइन टीथ नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते, देखिए मैंने कहा केनाइन टीथ जो है उनका मुख्य काम क्या होता है, चीर फाड़ करना। अब चीर फाड़ जब करेंगे हम तो हमको केनाइन चाहिए, लेकिन खरगोश कैसा होता है, हर्बीवोरस होता है, घास खाता है, उसको चीर फाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसमें वो एब्सेंट होते हैं, उसमें पाए नहीं जाते। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि खरगोश में कौन से प्रकार के टीथ नहीं पाए जाते हैं, तो खरगोश में केनाइन टीथ जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ये सारे आपको समझ में आए होंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये तो बात थी हमारी किसकी, हमने ह्यूमन डेंटाइन की बात की, जो कि माउथ का सबसे पहले जब भोजन जाएगा तो दांत उसको मैस्टिगेट करेंगे, दांत उसको क्या कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जो है बांट देते हैं। तो अब दूसरा काम क्या होता है, भाई भोजन हमारा कैसा है टेस्ट में, हर चीज तो नहीं खा लेते हम, हमको जिसका टेस्ट अच्छा लगता है वो चीज हम खाते हैं, जिसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता वो हम चीज नहीं खाते हैं। अब ये टेस्ट बताता कौन है, ये टेस्ट बताती है हमारी जीभ। इस जीभ के ऊपर जो हमारी टंग है वो क्या है, एक मांसल पार्ट है, एक मसल्स का बना हुआ है, मांस का एक टुकड़ा है। जीभ का जो पीछे वाला हिस्सा है, जीभ का जो पीछे वाला हिस्सा है इसे हम फ्रेनुलम कहते हैं, और फ्रेनुलम से टीथ जो हमारी जीभ है वो पीछे जुड़ी रहती है। यहां से एक क्वेश्चन आया है पहले कि जीभ का पिछला हिस्सा जो जुड़ा रहता है माउथ कैविटी में वो क्या कहलाता है, उसको हम फ्रेनुलम कहते हैं। हमारी जो जीभ है इस पर 4 प्रकार की पेप्लीज प्रेजेंट होती हैं, जिनमें टेस्ट बर्ड होती हैं, और टेस्ट बर्ड जो है वो हमको क्या बताती हैं, स्वाद के बारे में बताती हैं। कौन सा हिस्सा जीभ का हमको कौन सा स्वाद देगा ये हमको समझना है। तो जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा है, ये आपको स्वीट और सॉल्ट यानी कि मीठा और नमकीन इस स्वाद का ज्ञान कराएंगे। यानी कि यहां जो टेस्ट बर्ड्स पाई जाएंगी वो हमको क्या बताएंगे, वो हमको ये बताएंगे कि कोई चीज मीठी है या नमकीन है। इसका स्वाद का ज्ञान हमको कौन सी बर्ड्स कराएंगे, जो हमारे टिप पर हैं, यानी कि जीभ के जो टिप पर टेस्ट बर्ड हैं वो बताती हैं। जो लेटरल साइड है जीभ की, जो हमारी टंग की लेटरल साइड है, उसमें जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं ये खट्टेपन का एहसास कराती हैं हमको, और जो जीभ का सबसे पोस्टीरियर एंड है, सबसे पिछला वाला हिस्सा है, यह हमको कड़वेपन का
एहसास कराएगा, यानी कड़वा स्वाद जो है उसको बताएगा। तो कौन कौन से स्वाद जो है वो हमारी जीभ हमको बता सकती है? हमको वो मीठा बता सकती है, नमकीन बता सकती है, खट्टा बता सकती है और कड़वा। इसके अलावा हमारी जीभ जो है वो किसी और टेस्ट का ज्ञान हमको नहीं कराती है। तो जीभ का कौन सा भाग किस प्रकार के स्वाद का अनुभव कराता है, तो वो ध्यान रखिए। जो सबसे आगे वाला भाग है वो मीठा और नमकीन, जो पार्श्व भाग है यानी कि जो लेटरल साइड है वो खट्टेपन का, और जो पोस्टीरियर एंड है, जो पोस्टीरियर पार्ट है, जो पिछला भाग है वो कड़वेपन का यानी बिटर का हमको स्वाद बताएगा। आगे चलते हैं। हमारे दांत हो गए, हमारी जीभ हो गई। दांतों ने क्या किया? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। जीभ ने हमको टेस्ट बता दिया कि ये मीठा है या ये नमकीन है, ये कड़वा है या ये खट्टा है। अब बात आती है कि जो भोजन हमारी इस माउथ में है इसमें सलाइवा मिलता है। सलाइवा का मतलब लार। अब ये लार कहां से आती है? तो हमारी जो माउथ कैविटी है उसमें 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कितने पेयर पाई जाती हैं? पहला क्वेश्चन यही है कि माउथ कैविटी में, ह्यूमन माउथ कैविटी में कितने पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं? तो ह्यूमन माउथ में 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, लेकिन अगर हम रैबिट की बात करते हैं तो रैबिट में 4 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया है इसलिए मैंने आपको यहां पर डिस्कस कर दिया कि रैबिट में 4 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं और ह्यूमन में 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड्स के नाम क्या हैं? एक है पैरोटिड ग्लैंड्स। सबसे पहली कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड। ये ग्लैंड जो है वो आकार में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी है, ये पैरोटिड ग्लैंड है। और कहां पाई जाती है? कान के ठीक नीचे। जो हमारे कान हैं इनके ठीक नीचे यहां पर पैरोटिड ग्लैंड्स पाई जाती है। दूसरी ग्लैंड है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। कौन सी है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अगर हम इसकी बात करेंगे तो दांत और जीभ के नीचे ये वाले हिस्सा जो है यहां पर आपकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स पाई जाएगी। दरअसल ये बिल्कुल जो है जीभ के तल पर यानी कि जीभ के नीचे स्थित होती है। मुख में जो फ्लोर है उस फ्लोर पर प्रेजेंट होती है। सॉरी, ये है सब मैंडिबुलर। ये जो हमारा जबड़ा है उसके फ्लोर पर यानी जीभ के नीचे पाई जाती है। और तीसरी होती है सब लिंग्यूल। लिंग्यूल जहां शब्द लग जाए समझ जाइए जीभ है। तो ये क्या है कि जीभ जो है नीचे वाले हिस्सा, जो फ्लोर है जीभ के नीचे वाला जो हिस्सा है वहां पर ये वाली ग्लैंड प्रेजेंट होती है। लिंग्यूल जहां शब्द लग जाए उसका मतलब हो जाता है जीभ। तो सब लिंग्यूल यानी कि जीभ के नीचे, तो ये जीभ के नीचे पाई जाती है। सब मैंडिबुलर जो जबड़ा है हमारा, जबड़ा और जीभ के बीच का जो स्पेस है उसमें पाई जाती है। और पैरोटिड ग्लैंड क्या है? ये कान के नीचे पाई जाती है। ये ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के गाल के नीचे यहां बड़ा सा फोड़ा सा निकल आता है और उसके ऊपर फिर वो एक काला काला सा लगा लेते हैं, ब्लाइडोना जिसको बोलते हैं, वो लगा लेते हैं। तो बच्चों में अक्सर आपने ये शिकायत, अक्सर ये बीमारी देखी होगी। तो ये जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं मम्स। मम्स को ही हम कहते हैं गलसुआ। तो ये जो गलसुआ की बीमारी है वो दरअसल पैरोटिड ग्लैंड से संबंधित है। जब वायरल इंफेक्शन होता है तो ये पैरोटिड ग्लैंड जो है वो स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, बड़ी हो जाती है, दर्द करने लगती है। तो वो जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मम्स कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मम्स बीमारी जो है वो किस सलाइवरी ग्लैंड से संबंधित है तो हम कहेंगे मम्स जो है वो पैरोटिड ग्लैंड से संबंधित है। और ये जो पैरोटिड ग्लैंड है वो इन तीनों सलाइवरी ग्लैंड में सबसे बड़े आकार की होती है। ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड क्या करती हैं? तीनों सलाइवरी ग्लैंड जो हैं वो एक एक डक्ट के जरिए माउथ का जो वेस्टिब्यूल पार्ट है हमारा, यानी माउथ की जो कैविटी है उसमें सलाइवा सेक्रीट करती हैं। और ये सलाइवा जो है वो फूड में मिक्स हो जाता है। और जब सलाइवा हमारा फूड में मिक्स होता है तो उस फूड को हम बोलस कहते हैं, निवाला कहते हैं, बोलस कहते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब माउथ कैविटी में हमारा फूड होता है, सलाइवा में जब मिक्स होता है तो उस फूड को क्या कहते हैं? तो वो जो फूड होता है उसको हम बोलस कहते हैं। सलाइवा कहां से निकल रहा है? ये सलाइवा निकल रहा है 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड से। मम्स क्या है? सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी सलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड है? तो हम कहेंगे ये पैरोटिड ग्लैंड से रिलेटेड है।
हर सलाइवरी ग्लैंड से एक डक्ट निकली होती है जो कि सलाइवा को सेक्रीट करेगी। यहां से भी आपको ध्यान रखना है कि अगर हम पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट बताएं तो पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट जो होती है उसे स्टेंसन्स डक्ट बोलते हैं। अगर हम सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स की डक्ट को बताएं तो इसे हम वार्टन्स डक्ट बोलते हैं। ये साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने जिसने डिस्कवरी की उन्हीं के नाम पर इन ग्लैंड्स का नाम रख दिया, डक्ट का नाम रख दिया। जो सबलिंगुअल ग्लैंड है उससे रिवीनस डक्ट निकलती है। ये तीनों आप समझ लिए, SWR, ठीक है। सबसे पहली कौन सी है? स्टेंशन डक्ट, जो किससे जुड़ी होती है? जो पैरोटिड ग्लैंड से सलाइवा लेकर आती है। दूसरी है वार्टन डक्ट, ये किससे लेकर आती है? ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड से सलाइवा लेकर आती है। और तीसरी है सबलिंगुअल ग्लैंड, ये कहां से लेकर आती है? रिवीनस डक्ट जो होती है ये सलाइवा लेकर आएगी माउथ कैविटी में। इज दैट क्लियर? यानी कि 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारी माउथ कैविटी में प्रेजेंट हैं वो क्या करती हैं? सलाइवा बनाती हैं और हमारे फूड जो माउथ कैविटी में जो दांतों ने जिसको मैस्टिकेट कर दिया था उस फूड में मिक्स हो जाती है। ये सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से डाइजेशन स्टार्ट होगा। इस सलाइवा में एंजाइम होंगे जो डाइजेशन करेंगे। जब मैं आपको डाइजेशन में बताऊंगा तो इस चीज के बारे में बताऊंगा। अभी हमारा क्या चल रहा है? अभी हम एलिमेंट्री कैनाल को समझ रहे हैं। अब हमने माउथ को समझ लिया कि जो हमारा माउथ है उस माउथ में क्या क्या चीजें हमने पढ़ी। माउथ में जो हमने चीजें पढ़ी हैं वो सबसे पहली चीज तो पढ़ी हमने क्या? एक तो हमने पढ़ा अपनी डेंटाइन यानी टीथ के बारे में। दूसरा हमने किसके बारे में? अपनी टंग यानी कि जीभ के बारे में पढ़ा। और तीसरा हमने किसके बारे में पढ़ा? लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ा, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। जीभ ने, दांतों ने क्या किया कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर दिया, उनको तोड़ दिया, मैस्टिकेट कर दिया उनको। जीभ ने क्या कर दिया? हमको टेस्ट यानी कि स्वाद बता दिया। और लार ग्रंथियां क्या हुई कि उस लार ग्रंथियों से निकली क्या? लार। और उस लार में हमारा भोजन जब मिक्स हो जाता है, लार में जब हमारा फूड मिक्स हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि बोलस क्या होता है। तो बोलस क्या होता है कि जब हमारी लार में फूड मिक्स हो जाता है तो वो जो फूड की स्टेज है उसको हम बोलस कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। हमारे माउथ के बाद फिर जो हमारे फूड पाइप है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसका दूसरा भाग होता है फेरिंग्स। गर्दन वाले हिस्से में है, कोई डाइजेशन नहीं होता। उसके बाद आता है ईसोफेगस, इसमें भी कोई डाइजेशन नहीं होता है। फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस। इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि एलिमेंट्री कैनाल का वो कौन से पार्ट हैं जिनमें फूड का डाइजेशन या फूड के डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, तो हम कहेंगे वो फेरिंग्स है और वो ईसोफेगस वाला पार्ट है। सीधा माउथ से खाया, फेरिंग्स से खिसक कर ईसोफेगस में आएगा। ईसोफेगस के बाद अब कहां जाएगा? स्टमक में जाएगा, यानी कि हमारे पेट में जाएगा। तो आगे अगला जो पार्ट है हमारा वो है स्टमक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फूड का डाइजेशन माउथ कैविटी में होगा, उसके बाद कहीं नहीं हुआ, फिर सीधा कहां होगा? जाकर स्टमक में, यानी कि हमारे पेट में होगा जाकर। जो हमारा स्टमक है उसके मुख्य 3 भाग होते हैं। अगर हम कहें, सबसे पहली बात तो यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। दूसरी भाग, इसमें 3 भाग होते हैं, फंडस, कार्डियक और पाइलोरस। फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरस, ये बीच वाले हिस्से को हम बॉडी कहते हैं। तो फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक, ये 3 पार्ट होते हैं हमारे स्टमक के। और स्टमक की जो वॉल होती है, जो स्टमक की दीवार है, उसमें पाई जाती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। उसमें पाई जाती हैं वो ग्रंथियां जिन ग्रंथियों से निकलेंगे एंजाइम और भोजन को पचाने का काम करेंगे। भोजन का पाचन सबसे पहले शुरू कहां हुआ? माउथ कैविटी में। उसके बाद पाचन कहां पर होगा? वो पाचन आपका होगा जाकर स्टमक में, यानी कि पेट में। तो जो स्टमक की दीवार है, अमाशय की जो दीवार है, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो पदार्थ निकलता है उसे गैस्ट्रिक जूस बोलेंगे, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। हमारा जो पेट है, हमारा जो अमाशय है, इसमें जो भाग ईसोफेगस से जुड़ा रहता है उस भाग में
एक बाल्ब प्रेजेंट है और उस बाल्ब को हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। और उसी तरीके से जो भाग स्टमक का स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होगा वहां पर भी एक बाल्ब प्रेजेंट है जिसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहेंगे। तो दो बाल्ब, एक बाल्ब ईसोफेगस से स्टमक में आने देगा, अब स्टमक से वापस नहीं लौटने देगा भोजन को, तो ये जो बाल्ब है ये कार्डियक स्फिंक्टर बोला जाता है। इसके बाद जो नीचे वाला है ये बाल्ब पाइलोरिक स्फिंक्टर कहलाता है। इसका काम यह है कि भोजन को स्मॉल इंटेस्टाइन में तो जाने देगा लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से वापस जो है वो स्टमक में नहीं आने देगा। स्टमक जो है, हमने कहा कि हमारी इंटेस्टाइन का, हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उस एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग है और भोजन सबसे ज्यादा अगर एलिमेंट्री कैनाल में कहीं रुकता है तो 4 से 5 घंटे के लिए कहां पर रुकता है, 4 से 5 घंटे के लिए हमारे आमाशय में रुकता है। यानी कि 4 से 5 घंटे के लिए हमारे पेट में, आमाशय में भोजन रुकेगा और उसका डाइजेशन होगा। आगे देखते हैं कि जो स्टमक की वाल्व है, जो स्टमक की दीवार है, उस दीवार में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनसे कुछ स्पेशल टाइप का सेक्रीशन होता है। नाम जानेंगे, जैसे म्यूकस सेल पाई जाएंगी। म्यूकस सेल क्या करती हैं, म्यूकस का सेक्रीशन करती हैं जो भोजन को चिकना बनाती हैं, खिसकने में आसानी होती है। दूसरी पैराइटल ग्लैंड्स, पैराइटल सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, ये जो सेल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं क्योंकि इनसे जो है वो पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सेक्रीट होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन स्टमक में कौन सा एसिड बनता है, कौन सा एसिड होता है, तो हम कहेंगे कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और ये HCl जब बढ़ जाता है तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमको एसिडिटी होने लगी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि HCl का सेक्रीशन हो। जो फूड हमारा फेरिंग्स, ईसोफेगस से होते हुए जब स्टमक में एंटर करता है वहां पर HCl क्या करता है कि उस फूड के साथ अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया आए हैं तो उनको वहां पर किल कर देगा, ये उनको मार देगा। साथ ही साथ इस HCl के फंक्शन में पहला काम तो यही रहा कि सूक्ष्म जीवाणुओं को ये मार देता है, सूक्ष्म जीवाणुओं को खत्म कर देगा जो भोजन के साथ आएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट काम यह भी है कि जो स्टमक के अंदर एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होंगे और उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, उनको एक्टिव कर देगा, उनको बता देगा कि भाई भोजन आ गया है, अब आपको डाइजेशन करना है। तो इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो क्या होता है, HCl। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl जो स्टमक के एंजाइम्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रोरेनिन, ये क्या करता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और रेनिन बना देगा। आगे जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हमने क्या बताया कि स्टमक जो है, स्टमक में 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनमें से एक कोशिका का नाम हमने म्यूकस सेल बताया, जिनसे म्यूकस जो कि एक चिकना लुब्रिकेंट टाइप का पदार्थ है वो स्रावित होता है। दूसरा क्या है, पैराइटल, जिनको हम ऑक्जेंटिक सेल्स कहते हैं, परीक्षा में ज्यादातर ये ऑक्जेंटिक सेल के नाम से आती हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स कहते हैं। ये सेल्स क्या करती हैं, सेक्रीशन ऑफ HCl, यानी कि HCl का सेक्रीशन करती हैं, HCl को स्रावित करती हैं। और HCl का क्या काम होता है, HCl का पहला काम ये होता है भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करता है और साथ ही साथ ये क्या करता है कि जो आमाशय में इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम होते हैं उनको एक्टिव कंडीशन में कन्वर्ट कर देता है, उनको एक्टिव कर देता है। नेक्स्ट, अगले जो तीसरे प्रकार की कोशिकाएं हैं वो हैं पेप्टिक सेल्स। इनसे 2 एंजाइम निकल रहे हैं, जो मैंने कहा था अभी इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, बाद में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनसे 2 एंजाइम निकलते हैं, एक निकलता है प्रोपेप्सिन और दूसरा निकलेगा प्रोरेनिन। ये दोनों एक्टिव नहीं है, अभी कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, लेकिन जब HCl सेक्रीशन होता है तो ये दोनों अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब इनको हम पेप्सिन और रेनिन कहने लगते हैं। तो कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं आमाशय की जो कि पेप्सिन और रेनिन एंजाइम निकालती हैं? ये दोनों एंजाइम प्रोटीन को पचाने का काम करेंगे। स्पेशली जो रेनिन एंजाइम है वो दूध की कैसीन को पचाएगा। दूध की कौन सी प्रोटीन को पचाएगा, वो कैसीन प्रोटीन को पचाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि रेनिन एंजाइम जो है
वो दूध की कौन सी प्रोटीन को पचाता है? तो रेनिन एंजाइम जो है वो दूध की कैसीन प्रोटीन को पचाता है। चलिए, ये हमारा स्टमक हुआ। स्टमक के बाद फिर आती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ईसोफेगस के बाद ये आपने स्टमक पढ़ा, और स्टमक पढ़ने के बाद शुरुआत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसका जो भाग, सबसे छोटा भाग, जो भाग स्टमक के साथ जुड़ा रहता है, उसको हम कहते हैं डियोडिनम। उसको हम क्या कहते हैं? डियोडिनम। डियोडिनम। इसके बारे में एक चीज ध्यान रखना, सबसे छोटा भाग स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटी आंत का जो सबसे छोटा भाग है उसे डियोडिनम कहते हैं। बीच वाले भाग को जेजनम कहते हैं, उसका नाम जेजनम होता है। और सबसे बड़ा जो भाग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो होता है आपका इलियम। इलियम यानी कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 भागों में बटी हुई है। पहला डियोडिनम, दूसरा जेजनम और तीसरा इलियम। अगर आप देखना चाहें तो आप देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारी कितने पार्ट में बटी हुई है? 3 पार्ट में। सबसे पहला भाग कौन सा है? डियोडिनम। दूसरा भाग कौन सा है? जेजनम। और तीसरा भाग कौन सा है? इलियम। तो डियोडिनम, जेजनम और इलियम, इनमें अगर हम कहें कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा इलियम है। किससे बड़ा है? जेजनम से। और सबसे छोटा कौन सा हो गया? डियोडिनम। डियोडिनम पार्ट जो है वही आमाशय यानी कि स्टमक के साथ जुड़ा रहता है। आमाशय के साथ जो जुड़ा रहे भाग छोटी आंत का, वो क्या कहलाता है? डियोडिनम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आमाशय का जो ये डियोडिनम पार्ट है, मान लीजिए ये डियोडिनम पार्ट है, इसमें एक कॉमन ओपनिंग होती है। एक कॉमन ओपनिंग हो रही है, एक तरफ से लीवर और दूसरी तरफ से एक पेनक्रियाज ग्लैंड जो है वो इससे जुड़ती है आकर। ये डियोडिनम पार्ट है, और डियोडिनम पार्ट में क्या हुआ कि एक कॉमन ओपनिंग हुई, एक तरफ से लिवर कॉमन डक्ट बनी है, और दूसरी तरफ से पेनक्रियाज, जिसको हम कहते हैं आमाशय, वो अग्नाशय, इसको हिंदी में कहते हैं हम अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि ये जुड़ी रहती है। यहां पर हम बहुत सी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। लिवर से क्या निकलेगा? यहां से लिवर से बाइल जूस निकलेगा, और पेनक्रियास से निकलेगा पेनक्रियाटिक जूस, जिससे डाइजेशन होगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो पार्ट है आपका पेनक्रियास, इंपॉर्टेंट ग्लैंड है बॉडी की। पेनक्रियास की मैं बात कर रहा हूं आपसे। ये बॉडी की एक मिक्स्ड ग्लैंड है। और मिक्स्ड ग्लैंड क्यों है? क्योंकि ये बॉडी की ऐसी ग्लैंड है जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का सेक्रीशन करती है। एंजाइम और हार्मोन्स दोनों को सेक्रीट करती है, इसलिए इसे बॉडी की मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। इस पेनक्रियास ग्लैंड का जो मिडिल पार्ट है, यहां पर कुछ कोशिकाओं का समूह होता है। इन कोशिकाओं का पता लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने पता किया था, और ये आइलेट्स की तरह दिखती हैं, यानी कि एक पानी में दीप की तरह दिखती हैं। तो इसीलिए इन कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं लैंगरहैंस की दीप कोशिकाएं। लैंगरहैंस की दीप कोशिकाएं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, दीप कोशिकाएं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस हैं, इस ग्रुप में मुख्यतः 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। दरअसल ये जो पार्ट है इसका, ये पार्ट एंडोक्राइन पार्ट है जो हार्मोन्स का सेक्रीशन करेगा। ये जो एंडोक्राइन पार्ट है, इसे हम कोशिकाओं का समूह है, और ये कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? लैंगरहैंस की दीप कोशिकाएं, जिसमें 2 तरीके की सेल्स हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स जो होती हैं ये ग्लूकागोन हार्मोन का सेक्रीशन करती हैं, और बीटा सेल्स जो होती हैं ये इंसुलिन हार्मोन का सेक्रीशन करेंगी। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है
क्या हमारे रुधिर में, हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को ज्यादा नहीं होने देता, बढ़ने नहीं देता। और ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है, ये इंसुलिन के उल्टा काम करता है, ये शरीर में ग्लूकोज के लेवल को कम नहीं होने देता। तो ये दोनों हार्मोन्स जो निकलते हैं वो कहां से निकलते हैं, इस अग्नाशय ग्रंथि के बीच वाले पार्ट में कोशिकाओं का जो समूह है जिसे हम कहते हैं लैंगरहैंस की दीप कोशिकाएं, वहां से इनका सेक्रीशन होगा हार्मोन्स का। और बाकी जो पार्ट है इसमें जो सेल्स हैं ये इसका एक्सोक्राइन पार्ट है, इससे एंजाइम्स का सेक्रीशन होगा। तो एक तरफ से एंजाइम्स और हार्मोन्स जो हैं वो सेक्रीट होकर कहां आएंगे, डियोडिनम पार्ट में आएंगे। दूसरी तरफ से लीवर क्या करेगा, यहां से बाइल जूस बनेगा, यहां से क्या बनेगा, बाइल जूस, जिसे हम कहते हैं पित्त रस। तो लिवर से क्या बनता है, लिवर से पित्त रस बनेगा। और ये पित्त रस जो है यही आपका क्या कहलाता है हिंदी में, इंग्लिश में बाइल जूस कहते हैं इसको हम। और दूसरी तरफ से क्या बनना है, दूसरी तरफ से आपका जो पेनक्रियाज है उसका जो जूस निकल कर आ रहा है वो पेंक्रियाटिक जूस कहलाएगा। तो पेंक्रियाज से जो निकलेगा वो कहलाएगा आपका अग्नाशयी रस कहलाएगा, अग्नाशयी रस, जिसमें कुछ एंजाइम होंगे और इस डियोडिनम पार्ट में एंजाइम जो है वो फूड का डाइजेशन करेंगे। एक बेहद इंपॉर्टेंट बात आपको यहां समझनी है कि जो डियोडिनम पार्ट है यहां पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। अब आगे कहीं भी फूड का डाइजेशन नहीं होगा। सबसे पहले फूड का डाइजेशन हमारा कहां हुआ, माउथ कैविटी में हुआ। उसके बाद फूड का डाइजेशन हमने कहां किया, स्टमक में किया। और लास्ट में फूड का डाइजेशन कहां पर होगा जाकर, स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम पार्ट में। किसमें, डियोडिनम पार्ट में जो है वो कंप्लीट डाइजेशन होगा। तीन ही जगह हमारी बॉडी में डाइजेशन होगा, माउथ कैविटी में, उसके बाद अमाशय में, और सबसे लास्ट में छोटी आंत के सबसे पहले भाग जिसको हम डियोडिनम कहते हैं, हिंदी में ग्रहणी कहेंगे उसको। तो वहां पर आपका कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन समझ में आई, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट हो चुका होता है। अब एब्जॉर्प्शन जो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे लोअर पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा लेकिन सबसे निचला भाग जो है, यहां पर भोजन का जो पाचन होने के बाद छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल बने होंगे वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। अब जो भोजन बचेगा वो अपचा भोजन हुआ, अनडाइजेस्ट फूड होगा, जिसको हमको बॉडी से बाहर निकालना है। वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो कहां पहुंचेगा, आपकी बड़ी आंत में पहुंचेगा। ये जो बड़ी आंत है इसको बड़ा क्यों बोला, इसको बड़ा इसलिए बोला क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा होता है। लंबाई में ये छोटी आंत से छोटी है, लेकिन अगर हम कहें कि इसकी मोटाई की अगर बात करें, इसका डायमीटर ज्यादा होता है, इसलिए हम इसको बड़ी आंत कहते हैं। लेकिन लेंथ में ये छोटी आंत से छोटी होती है, लेकिन डायमीटर इसका ज्यादा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड है वो कहां पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, इस लार्ज इंटेस्टाइन के तीन भाग होते हैं। सबसे पहला भाग जो है वो सीकम कहलाता है। सबसे पहला भाग जो है वो क्या कहलाता है, सीकम कहलाता है। सबसे पहला भाग सीकम। शाकाहारी जंतुओं में सीकम बड़े आकार का होता है, हमारे ह्यूमन में इतना बड़ा नहीं होता है। दूसरा भाग जो है वो कॉलन कहलाता है, और तीसरा भाग जो है वो रेक्टम कहलाता है। कॉलम जो है वो सबसे बड़ा है, यानी कॉलन सबसे बड़ा है। उसके बाद कॉलन को हम क्या करेंगे, तीन हिस्सों में बांट देंगे। यहां से लेकर और ये जो है यहां तक वाला भाग है, ये आपका कॉलन है। ये सब आपका क्या है, कॉलन है। ये जो भाग है ये है सीकम, और ये जो भाग है ये है आपका रेक्टम। यानी कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो तीन भागों में बटी हुई है, सीकम, कॉलन और रेक्टम, जिसमें कॉलन जो है वो सबसे बड़ा भाग होता है लार्ज इंटेस्टाइन का।
ये जो कॉलन है इसको हमने कैसे बांटा, ये जो चूंकि ऊपर चढ़ रहा है तो इसको हम असेंडिंग कॉलन कहेंगे, ये क्षैतिज है तो इसको हम ट्रांसफर कॉलन कहेंगे, इतने हिस्से को यहां से लेकर यहां तक वाला ट्रांसफर कंडीशन में है तो ट्रांसफर कॉलन कहेंगे। ये नीचे आ रहा है तो इसको हम डिसेंडिंग कॉलन कहेंगे, नीचे की तरफ आ रहा है तो इसलिए डिसेंडिंग कॉलन कहेंगे। तो कॉलन का क्या हो गया, कॉलन एक कौन सा पार्ट हो गया, वो असेंडिंग कॉलन। ये कौन सा कॉलन हो गया, ये आपका हो गया ट्रांसफर कॉलन, और जो नीचे आ रहा है इसको हम कहेंगे डिसेंडिंग कॉलन। तो जो बड़ी आंत है उस बड़ी आंत में 3 हिस्से होते हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। इसका कॉलन जो है वो सबसे बड़ा है। कॉलन को हमने फिर से 3 हिस्सों में आपको बताया, एक असेंडिंग कंडीशन में जा रहा है उस कॉलन को हम असेंडिंग कॉलन कहेंगे, जो ट्रांसफर कंडीशन में है उसको ट्रांसफर कॉलन कहेंगे, और जो नीचे आ रहा है डिसेंडिंग कंडीशन में आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, डिसेंडिंग कॉलन कहेंगे। भोजन सबसे पहले जो है छोटी आंत से कहां जाएगा, छोटी आंत से सीकम ये वाले पार्ट यानी कि सबसे निचले सबसे पहले भाग में जाएगा, जहां पर छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है। मान लीजिए ये छोटी आंत है और ये बड़ी आंत से जुड़ी है, ये सीकम वाला पार्ट है, ये सीकम है, और यहीं पर एक छोटी सी आउट ग्रोथ दिखाई देती है, और ये जो आउट ग्रोथ है ये आपकी अपेंडिक्स है। ये क्या है, आपकी अपेंडिक्स है। कृमि रूप परिशेषिका जो हमारे शरीर में अब एक अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। कभी कभी जब ये आकार बड़ा करती है तो इंटरनल ऑर्गन्स को पिन करने लगती है तो हमारे पेन होता है, हम डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कर देता है, उस अपेंडिक्स को काटकर अलग कर देता है, उसको हम अपेंडिक्स पेन कहते हैं, जो हमारे दर्द होता है। तो ये जो अपेंडिक्स है कहां पाई जाती है, यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया है, तो हम कहेंगे एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, यानी जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मिलते हैं उस हिस्से में क्या पाई जाती है, उस हिस्से में अपेंडिक्स प्रेजेंट होती है, जो कि अब हमारे शरीर का क्या है, हमारे शरीर का एक अवशेषी अंग है। पहले हमारे जब आदि मानवों का जीवन हम व्यतीत करते थे उस समय इस वर्मीफॉर अपेंडिक्स यानी कि इस क्रमरूप परिशेषिका में सेलुलोज का डाइजेशन होता था, लेकिन जब भोजन आग का आविष्कार कर लिया हमने और भोजन को पकाकर खाने लगे, तो जब हम भोजन को पकाते हैं तो सेलुलोज जो है वो खत्म हो जाती है, सेलुलर अपने आप डाइजेस्ट हो जाती है, तो इसको हमको डाइजेस्ट करने की आवश्यकता बॉडी में नहीं पड़ती। और लेमार्क ने कहा था कि जिन अंगों का प्रयोग हम नहीं करेंगे वो धीरे धीरे जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो वही उदाहरण यहां पर हम दे सकते हैं कि जब हमने अपेंडिक्स का यूज नहीं किया अपनी बॉडी में तो धीरे धीरे ये क्या हो गई, आज हमारे शरीर में एक वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पाई जाती है, अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। यहां पर जानना यह है कि ये अपेंडिक्स कहां प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि छोटी आंत जब बड़ी आंत से जुड़ती है तो उनका जो जंक्शन पार्ट है उस जंक्शन पार्ट पर एक आउट ग्रोथ पाई जाती है, और उस आउट ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। तो देखिए हमने जो अब तक पढ़ा वो एलिमेंट्री केनाल के बारे में पढ़ा कि एलिमेंट्री केनाल जो है हमारी कहां से स्टार्ट हुई, माउथ से स्टार्ट हुई और कहां तक पहुंची, वो हमारी एलिमेंट्री केनाल माउथ से लेकर एनस तक आई। बीच में पार्ट मिले हमको, माउथ के बाद हम फेरिंग्स में गए, ईसोफेगस में गए, स्टमक को समझा, स्टमक के बाद हमने फिर किसको समझा, स्मॉल इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमने फिर लार्ज इंटेस्टाइन को समझा। एलिमेंट्री केनाल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो भी मैंने आपको पढ़ाया, जरा इनको सॉल्व कर लेते हैं, जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट क्या होता है, मैंने शुरू में आपको बताया था कि हमारी डेंटाइन में टीथ जो है वो 2 बार निकलते हैं। कुछ टीथ ऐसे हैं, 20 दांत ऐसे हैं जो जीवन काल में 2 बार निकलते हैं, और जब डेंटाइन में टीथ जो हैं वो 2 बार निकलें तो ऐसी डेंटाइन को हम डाइफायोडोंट कहते हैं। अब इनमें से ऑप्शन देखना होगा कि 2 टाइप्स ऑफ टीथ ओनली, के 2 ही प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। दूसरा लिखा 2 फेजेस ऑफ गम्स एंड टीथ। तीसरा लिखा 3 टाइप ऑफ टीथ, नहीं होगा ये। तीसरा लिखा 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग लाइफ, जीवन में दांतों के 2 सेट, यानी कि एक बार गिर जाएंगे और दूसरी बार फिर से आ जाएंगे। ये जो है यही कंडीशन क्या कहलाती है, डाइफायोडोंट कहलाती है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग लाइफ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर टंग अटैच टू द ओरल कैविटी। जो हमारी जीभ है वो किस चीज से जुड़ी रहती है, हमारी ओरल कैविटी से किस चीज से जुड़ी रहती है। तो मैंने आपको यहां पर बताया था कि फ्रेनुलम जो होता है ये जीभ का पिछला वाला हिस्सा है। तो हमारी जीभ है
इसका जो पिछला वाला हिस्सा है ये क्या कहलाता है, फ्रेनुलम कहलाता है। इसी से ओरल कैविटी से हमारी जीभ जो है वो जुड़ी रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेनुलम। अगला है विच इज द प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल में आपको स्मॉल इंटेस्टाइन बताई थी, जिसका सबसे ऊपरी भाग डियोडिनम होता है, बीच वाला भाग जेजनम होता है और सबसे निचला भाग जो है वो इलियम होता है। इसी इलियम पार्ट में क्या है कि म्यूकोसा लेयर जो है वो फिंगर लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनाती है जिनको हम बिलाई कहते हैं, और ये जो बिलाई हैं यही रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर हैं एब्जॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में होता है। यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर आपको इलियम ना देकर आपसे लिखा है स्मॉल इंटेस्टाइन। माउथ में नहीं होता है भाई एब्जॉर्प्शन, माउथ में तो डाइजेशन शुरू होता है। दूसरा स्टमक में नहीं होता है। तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में होता है, तो हम कहेंगे इलियम पार्ट में होता है। किस में होता है, इलियम में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो आता है और बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट्स, द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, इनमें सबसे पहला पार्ट कौन सा है, तो मैंने आपको पढ़ाया कि सबसे पहला पार्ट कौन सा है, डियोडिनम पार्ट है। ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी ध्यान रखना है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा भाग, सबसे बड़ा भाग जो होता है वो कौन सा होता है, इलियम होता है, जो क्वाइल्ड फॉर्म में बॉडी में हमारे प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा, वन ऑफ द रीजन वाई सम पीपल कफ आफ्टर ईटिंग मील मे बी ड्यू टू द इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ। यानी कि जब हम कभी खाना खाते तो हमको ठसा लग जाता है, खाना ऐसे बाहर से निकल आता है, तो ऐसा क्या कारण है कि खांसी आ जाती है और बाहर खाना आ जाता है, तो किसका इम्प्रॉपर मूवमेंट नहीं होता है, कौन सी ऐसी चीज है जो प्रॉपर मूवमेंट नहीं करती और इस वजह से ऐसा। तो देखिए समझिए कि जब फेरिंग्स से फूड जो है नीचे फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस में जाता है, तो फेरिंग्स के बाद ये फूड पाइप के सारे 2 पाइप लगे होते हैं। एक तो क्या है कि लंग्स की तरफ चले जाता है, ये हमारा विंड पाइप है जो लंग्स में एयर ले जाएगा, और एक हमारा ये फूड पाइप है जो कि क्या है, ईसोफेगस है। ये क्या हमारा ईसोफेगस है। अब भोजन को यहां से आना चाहिए और सीधे ईसोफेगस में जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि भोजन जो है वो ईसोफेगस में न जाकर बल्कि ये विंड पाइप से फेफड़ों की तरफ निकल जाता है। न निकले इसलिए कुदरत ने, भगवान ने क्या किया, यहां पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दी है जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। और ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, फूड को गाइड करता रहता है कि इधर ना आओ भैया, इधर जाओ। ठीक है, कभी कभी जब ये गाइड करते करते थक जाता है या जल्दी जल्दी हम फूड खाते हैं तो बेचारा कब तक ऐसे करेगा गाइड, तो गाइड करते करते जब थक जाता है, इसका प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाता है, तो फूड जो है वो कहाँ एंटर करने लगता है, हमारे विंड पाइप में एंटर करने लगता है। और विंड पाइप में क्या भरी हुई है, एयर। तो एयर जैसे ही फूड आता है वैसे एयर क्या करती है, उसको खट से बाहर कहती है, भैया इधर तुम्हारा रास्ता नहीं है, इधर एयर आ सकती है, फूड नहीं आ सकता है। तो जब इस तरीके से धक्का मार देते हैं तो हमको क्या आता है, ठसा आता है, खांसी आ जाती है, कफ आयर की उल्टी सी आ जाती है। तो ये किसके इम्प्रॉपर मूवमेंट से, तो हम कहेंगे एपिग्लॉटिस जो होता है इसके इम्प्रॉपर मूवमेंट से ये कंडीशन पैदा होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया लैरिंग्स, लैरिंग्स नहीं है, ये हमारा लैरिंग्स जो होती है वो वोकल साउंड है, यानी कि हमारी साउंड प्रोड्यूस करने का ऑर्गन है। दूसरे बाद डायफ्राम, डायफ्राम नहीं होता, डायफ्राम नीचे होता है जो फेफड़ों को ऊपर नीचे करने का काम करता है। नेक का तो कोई काम ही नहीं है। एपिग्लॉटिस ये है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एपिग्लॉटिस। मैंने कहा ना एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो गाइड करेगी फूड को कि विंड पाइप में न जाकर वो फूड पाइप की ओर जाए। आपको समझ में आया। 5th क्वेश्चन, मैंने आज जो आपको पढ़ाया वो क्या पढ़ाया, आज मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ाया। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, इसका जो 2nd पार्ट है, उसमें हम डाइजेशन करेंगे। फूड का डाइजेशन किन एंजाइम्स की हेल्प से किया जाएगा, कौन से एंजाइम कहां सेक्रीट होते हैं, और उन एंजाइम से फूड का कौन सा पार्ट डाइजेस्ट होगा, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। एलिमेंट्री कैनाल को मैंने समझाने की कोशिश की है, आप एक बार वीडियो को रिमाइंड करके दोबारा से देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।